नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर समस्तीपुर से, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। भूमि विवाद में पहले पत्थरबाजी की गई, सोनू कुमार की गोली मारकर इसी भूमि विवाद में हत्या कर दी जाती है। परिजनों ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया, जिसमें पुलिस के सामने ही गोली मारने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। मुख्तियारपुर मनिका वार्ड संख्या 1 की ये घटना, और घटना के बारे में ये कहा जा रहा है कि धनेश्वर प्रसाद महतो के बेटे सोनू कुमार को धनेश्वर के सौतेले भाई विनोद महतो, मिथिलेश महतो और महेश महतो सड़क से उठाकर अपने घर ले गए। इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी तो उजियारपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो जरूर, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी दौरान एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में ही सोनू को गोली लग गई और उसकी मौत हो जाती है। घटना के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले से जुड़े सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में उजियारपुर पुलिस के द्वारा कुछ भी फिलहाल बोलने से परहेज किया जा रहा है। शव के साथ आए पुलिस पदाधिकारी घटना के बारे में देखिए कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। इसको पकड़ के और विनोद महतो उर्फ अनिल महतो, मिथिलेश महतो, महेश महतो ने जैसे विनोद महतो और महेश महतो पकड़ा, जैसे मिथिलेश महतो गोली चलाया। अच्छा, तो घटना जिस वक्त हुई थी पुलिस भी वहाँ मौजूद थी? हाँ, पुलिस मौजूद 50 फीट की दूरी पर थे। अच्छा, तो पुलिस कुछ नहीं की? कुछ नहीं की, कहे उठाओ, जैसे ये रोड़ाबाजी हुआ है उसमें बेहोश हो गया। पुलिस की मौजूदगी में क्या ये घटना हुई थी? जी, मौजूदगी में हुई थी। हाँ, पूरी बात बताइए क्या? क्योंकि प्रशासन उजियारपुर थाना था, वो उसका ड्राइवर सरंजन की ओर लेके चला गया। किसको? मेरे भाई को। अच्छा, इसके कारण वो अथी डेट हो गया। तो हॉस्पिटल नहीं लाया? नहीं, उसके बाद फिर बाद में उजियारपुर ब्लॉक में आया है। उजियारपुर ब्लॉक पे आया है 8:30 बजे करीब। हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर लोग हंगामा कर रहे हैं। करने दीजिए, कर रहा है तो उनका घटना घटा करवे करे। नहीं ना, हमसे नहीं पूछ रही है। घटना क्या हुई है हमको नहीं मालूम है। तो फिर मालूम नहीं है कि ये लोग पैसा में बिके हुए, पैसा में बिके हुए ये लोग, क्या घटना? पैसा में बिके हुए, पैसा क्या लाख लिए हुए हैं सर? क्या लाख पैसा में बिके हुए आरोप सब है लोगों की कि पुलिस के सामने में गोली चली है। नहीं, हम वहाँ नहीं थे, हम नहीं थे। उजियारपुर थाना मौजूद है। हाँ, लेकिन हम आप लोग वर्दी के वैल्यू है। और ऐसे में न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि अगर पुलिस के सामने हत्या का आरोप है तो पुलिस आखिर उस दौरान क्या कर रही थी? बयान देने से पुलिस आखिर बच क्यों रही है? ये बड़ा सवाल, क्योंकि आरोप गंभीर कि पुलिस की मौजूदगी में हत्या होती है, तो बयान देने से आखिर पुलिस क्यों बच रही है? क्या अपराधियों से पुलिस खुद डर रही है? और संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, परिजनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पुलिस के सामने ही गोली चलाई गई, जिसमें सोनू की मौत हो जाती है। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? जी, इस मामले में पुलिस के द्वारा जो अभी तक छापेमारी की बात कही गई थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं है। और जो घटना है वो पिछले कई दिनों से हो रहे हैं और बरसों पुरानी रंजिश चली आ रही है जमीन को लेकर के। 3 कट्ठे जमीन का विवाद है और वर्ष 1981 से ये मामला चल रहा था। उस वक्त भी इस मामले में हत्या पहले भी हो चुकी है और फिर एक बार उसी जमीनी विवाद को लेकर के हत्या हुई। और पिछले सप्ताह जो मारपीट की घटना हुई थी, गोलीबारी की घटना हुई थी, उस मामले में दोनों पक्ष के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। और उसके बाद जो परिजनों के माध्यम से जानकारी मिली है, परिजनों को पुलिस के द्वारा बताया गया जो जनता दरबार शनिवार को आयोजित होता है, उस जनता दरबार में मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन इस तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और बार बार इस तरह की घटना वहां पर होती रही और हर बार कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से इसे नजरअंदाज किया जाता रहा, जिसका नतीजा है कि एक बार फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़े, गोलीबारी हुई, पथराव की घटना हुई और उसमें एक युवक की जान चली गई जो वहां पर था। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस समान जानकारी के लिए। तो पुलिस के ऊपर लापरवाही का भी आरोप, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिस वजह से एक शख्स की मौत हो जाती है।
वहीं बड़ी खबर एसीएस के पाठक की तरफ से बड़े एक्शन के तौर पर सामने आ रही है। स्कूलों से गायब शिक्षकों पर अब कार्रवाई जो है और तेजी से होती हुई 24 शिक्षक बर्खास्त कर दिए गए हैं, जिनमें कुल 43 निलंबित हुए हैं। 2 साल से स्कूलों से ये शिक्षक जो है वो गायब चल रही थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। 51 शिक्षक की बर्खास्तगी की अनुशंसा भी की गई है, जिसमें 131 शिक्षक के निलंबन की अनुशंसा भी शामिल है। 1095 शिक्षक का वेतन काटा जाएगा। बर्खास्त शिक्षकों में 13 शिक्षक बांका के रहने वाले हैं, वहीं नवादा के भी 8 शिक्षक इसमें शामिल हैं। अधिकारियों के निरीक्षण में खुलासे के बाद ये कार्रवाई इस वक्त। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए। रजनीश, के पाठक जिस कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, अब वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई या यूं कहें कि गाज गिरनी शुरू हो गई है, जो स्कूलों से गायब रहे या फिर कहीं ना कहीं अनुपस्थिति उनकी तरफ से बार बार देखी गई? विवाह देखिए, के पाठक जो है स्कूलों में शिक्षा सुधार को लेकर जो है उनकी बड़ी टीम जो है काम कर रही है और खुद भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो निरीक्षण के दौरान न सिर्फ जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसका ख्याल रखा जा रहा है, बल्कि जो गायब टीचर है उनके खिलाफ भी एक्शन जारी है। तो अभी फिलहाल जो आंकड़े आए हैं मॉनिटरिंग रिपोर्ट के माध्यम से, उसमें 24 शिक्षक जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं और 43 जो टीचर्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, वो निलंबित हो गए हैं। इसके साथ साथ जो 131 शिक्षक हैं उनके निलंबन की भी अनुशंसा कर दी गई है और उसके अलावे जो है बाकी जो 51 शिक्षक और हैं उनको और बर्खास्त करने के लिए अनुशंसा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं ये पिछले 6 माह से लेकर 2 साल तक स्कूलों से गायब चल रहे थे और जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास कोई आंकड़ा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन के पाठक की सख्ती के बाद अब ये पता चला है कि स्कूल से गायब रहने वाले जो शिक्षक हैं उन पर किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ जो बांका जिला है और भागलपुर है, इसके साथ साथ पूर्णिया, रोहतास, इन जिलों के शिक्षक ये शामिल हैं जो बरसों से और महीनों से गायब चल रहे थे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बाकी और जो शिक्षक है उनकी सूची तैयार कर ली गई है और अगले 48 घंटे में और बड़ी कार्रवाई करने की जो तैयारी शिक्षा विभाग की है। जी विभाग, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में देखिए कार्रवाई का दायरा बढ़ता हुआ, 131 शिक्षक के निलंबन की अनुशंसा भी इसमें शामिल है। 24 शिक्षक बर्खास्त किए गए, 1095 शिक्षक के वेतन काटने के आदेश दिए गए और 2 साल से लेकर के 6 महीने तक अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के ऊपर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है। वहीं खगड़िया में शादी और बर्थडे पार्टी समारोह के दौरान फायरिंग और हथियार लहराने की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। मामला अलौली थाना क्षेत्र के रटनगाहा गांव का बताया जाता है, जहां पर बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग और डीजे की धुन पर स्टेज पर डांस करते हुए हथियार लहराने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में आप खुद साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से युवक जो है अपने हाथों में हथियार लेकर फायरिंग कर रहा है। इस फायरिंग से शामियाना भी छलनी हो गया। इतना ही नहीं, हथियार लहराते हुए डीजे की धुन पर जमकर डांस किया जा रहा है। इन सब के बीच गोद में एक छोटा सा बच्चा भी दिखता है आपको। अब समझिए कि थोड़ी सी भी चूक हुई, गोली किसी को भी लग सकती थी। हालांकि वीडियो वायरल होते ही अलौली थाने की पुलिस युवक की पहचान कर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। फायरिंग करने वाले युवक की पहचान रटनाहा गांव के वार्ड संख्या 2 के निवासी रामचंद्र मुखिया के पुत्र दीपक मुखिया के तौर पर की गई है। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां केसरिया प्रखंड के प्रमुख के पति पर ही एक महिला को गोली मारने का आरोप लगा। पड़ोस के डॉक्टर के घर पर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीसीटीवी फुटेज में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई देती हैं। केसरिया थाना क्षेत्र के बैरिया जिरात पंचायत के वार्ड संख्या 13 में चुनावी रंजिश को लेकर केसरिया के वर्तमान प्रमुख पति नाज अहमद खान और पप्पू खां पर यह गंभीर आरोप कि उसने करीब 30 लोगों के साथ आकर डॉक्टर इश्तियाक खां के घर पर हमला कर दिया। फायरिंग शुरू की गई, जिसमें डॉक्टर की मां को गोली लग जाती है। घायल महिला को मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने प्रखंड प्रमुख के पति अहमद खान सहित 30 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
वहीं बड़ी खबर नवादा से बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल रेफर किया गया। घटना पकरी बरामद थाना क्षेत्र के भगवानपुर की है। गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घायल युवक को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल ले जाया गया। युवक की स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पावापुरी विम्स रेफर कर दिया है। युवक की पहचान रंजीत डूम के बेटे नीतीश मल्लिक के तौर पर की गई। गोली मारे जाने के पीछे वजह क्या है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। परिजनों ने मनीष सिंह नाम के युवक पर गोली मारने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। इतना रात में आया, कहाँ पर गोली मारा, कौन सा भगवानपुर में। अच्छा, क्या मारा? वो मनीष के नाम उसका नाम है मनीष। अच्छा, कुछ दुश्मनी भी था कुछ से? नहीं, जो कोई दुश्मनी नहीं। पहचानता है तुम उसको? हाँ, पहचानते हैं उसको। मारने का कारण? मारने का हमको उसको मन में क्या था हमको क्या पता। हमको बहनों घर में था, उसको खाना खिला के बोला कि ठीक है जाओ आराम करो। आराम करके बगले में थोड़ा दो कदम आगे वो घर में सुता था और उधर से आया सर और डायरेक्ट उठा के नाम लेके नीतीश के दे रहे, तो बस डायरेक्ट सट के गोली मार दिया। उधर से एक लड़का आया, रोहित नाम का लड़का था, वो ना लड़का आया है कि बोला कि नीतीश के गोली मार दिया। वहीं बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां भीषण आग में 8 घर जल गए हैं। 5 लाख रुपए कैश समेत लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि एक मवेशी की भी इसमें झुलसकर मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। 8 घर बताए जा रहे हैं कि तेजी से इस आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया। पूर्णिया बेला रिकाबगंज वार्ड संख्या 4 की यह घटना है। तो शॉर्ट सर्किट से 8 घरों में यह आग जो है वो देखते ही देखते फैल गई और लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। धनबाद में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की तबीयत बिगड़ने में उनके अशरफी अस्पताल में उन्हें फिलहाल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अशरफी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि पेट में दर्द और बेचैनी की वजह से उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद रेफर कर दिया। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदल चुका है और तापमान में गिरावट के साथ चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। अचानक से मौसम के मिजाज के बदलाव की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अब धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड में बढ़ोतरी देखी जाएगी। भागलपुर में मौसम ने अंगड़ाई ली है। अचानक से मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक से भागलपुर में मौसम ने करवट ली है और घना कोहरा जो है वो चारों तरफ छाया हुआ है। जैसे तापमान में गिरावट हुई और एक बार फिर से अचानक से मौसम ने अंगड़ाई ली है। मौसम का मिजाज भागलपुर में बदला है। घना कोहरा छाया हुआ है। दिसंबर माह का पहला ठंडा है और कुहासा बढ़ते ही जा रहा है। ठंड आगे आगे चल के और बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। आज कैसा है मौसम का? आज का मौसम फिर भी कूल है, ठंडा है और बढ़ते रहेगा। पहले क्या था अभी? आज पहले का मौसम ठीक था। पहले आज तो धूप भी नहीं हुई है, पहले तो धूप भी होती थी और ठंड का असर अब बढ़ते जाएगा। तो घना कोहरा है। हाँ, घना कुहासा है और कोहरा भी है बहुत ज्यादा। अब ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानी बढ़ेगी। हाँ, बहुत सी परेशानियां बढ़ेगी ठंड बढ़ने से। विजिबिलिटी कम है, दिखाई कम। हाँ, कुहासा की वजह से कोई मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतना घना कुहासा भी तो है, परेशानी बढ़ेगी। परेशानी भी बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? प्रीति गुप्ता। तो भागलपुर में मौसम ने अंगड़ाई ली है। मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। बता दें कि अमूमन जो है इस वक्त सूर्य निकलता था, धूप खिली धूप रहती थी, लेकिन आज जो है भागलपुर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत ही कम है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। वहीं गोपालगंज में वायु प्रदूषण गंभीर जोन में जा पहुंचा है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो AQI 312 तक पहुंच चुका है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को हो रही है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से सांस के रोगी और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान नजर आए।
डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जो पराली जलाने वाले लोग हैं उन लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में भी बड़े शहरों की तर्ज पर एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। यहाँ अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI तो आज 313 तक पहुँच चुका है। इस नवंबर महीने में आज सबसे ज़्यादा AQI का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। ऐसे में एयर पोल्यूशन बढ़ने से लोग जो है वो परेशान है। खासकर जो मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से एलर्जी समेत कई बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। खासकर जो सांस से संबंधित रोगी हैं वो इस एयर पोल्यूशन के शिकार हो रहे हैं और लगातार बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं अब जिला प्रशासन से एयर पोल्यूशन को कम करने की मांग कर रहे हैं। क्या वजह है कि एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है? ये शहर है, शहर से 2 किलोमीटर पे गांव का एरिया है जहाँ पुराने लोग ज़्यादा काम करता है। इसके वजह से ज़्यादा प्रदूषण फैलने का कारण है। क्या करना चाहिए प्रशासन को चाहिए कि जागरूक करे कि लोगों को जितना ज़्यादा हो सके प्रदूषण कम करे, पुरानी नहीं जलाने दे, धूल से बचे, इससे उपाय हो सकता है। क्या नाम है? अविनाश कुमार। देखिए अब सुबह का वक्त है और इस वक्त जो आसमान में काले धुंध छाए हुए हैं, ये पॉल्यूशन की वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो कूड़ा कचरा और पराली को खेतों में न जलाएं। गोपालगंज के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी वो लगातार बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर चिंता जाहिर किए हैं और कहा है कि जो लोग हैं वो कूड़ा कचरा और खेतों में जब पराली जलाते हैं तो पराली न जलाएं। और पराली जलाने को लेकर कृषि विभाग ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि जो कल कारखाना है, शुगर मिल है, वो भी गोपालगंज में शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, खटारा गाड़ियां, एक ये भी वजह है पोल्यूशन बढ़ने की। तो ऐसे में पोल्यूशन बढ़ने की वजह से लोग अब बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक हैं, उनके द्वारा लगातार पोल्यूशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसे मौसम में खासकर सांस से संबंधित रोगियों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। वहीं बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राज बल्लभ +2 हाई स्कूल की सांडी की छात्राओं से शुक्रवार को छेड़खानी और छात्रों से मारपीट के मामले में 4 आरोपियों ने घटना के करीब 57 घंटे के बाद रजरप्पा थाने में सरेंडर कर दिया। मायल गांव के युवकों पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगा था। इस खबर को न्यूज 18 ने बेहद प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई थी। अब 4 आरोपियों के सरेंडर के बाद बाकी नामजद और अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। तो न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर, जिसमें छेड़खानी और मारपीट के मामले में 4 आरोपियों ने 57 घंटे के बाद जाकर अपने अभिभावकों के साथ थाने में पहुंचकर सरेंडर किया। हालांकि ये पुलिस कह रही है कि दबाव की वजह से ये सफलता हासिल हो पाई है। बाकी तमाम लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो शुक्रवार को हुई थी छात्राओं से छेड़खानी और विरोध करने पर छात्रों से इस दौरान मारपीट की जाती है। मारपीट की इस घटना के बाद गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। मारपीट में कई छात्र उस दौरान घायल हो गए थे। रजरप्पा थाने का छात्रों ने घेराव किया था। तो अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। मारपीट में कई छात्र इस दौरान घायल हो गए थे। रजरप्पा थाने का छात्रों ने विरोध स्वरूप घेराव किया। गिरिडीह सांसद ने भी इसे लेकर जानकारी ली थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद 10 नामजद 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की शुरुआत होती है। रविवार को 4 आरोपियों ने रजरप्पा थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। अभी तक बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।